हाय एवरीवन। आज के वीडियो में हम पीलिया के बारे में बात करने वाले हैं। पीलिया जॉन्डिस, ये बीमारी क्या है, क्यों है, कैसे होती है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। और मैं कोशिश करूंगी कि सबसे आसान शब्दों में, इजी लैंग्वेज में, कि सभी भारतीयों को, चाहे वो अनपढ़ हों, चाहे थोड़ा बहुत हेल्थ एजुकेशन रखते हों, कुछ भी, सबको समझ में आ सके। क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी है जो हर दूसरे तीसरे इंसान को कभी ना कभी होती रहती है। और इससे रिलेटेड जो गलत धारणाएं हैं ना, वो जादू टोना वाली, पीलिया झाड़ने वाली, वो कैसे होता है, वो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा फेमस है। उसके बारे में भी हम बात करेंगे। वो जो गाँव में लोग पीलिया झाड़ते हैं ना, झाड़ फूक वाले लोग जो पीलिया झाड़ देते हैं, वो क्या करते हैं, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पीलिया है क्या? सिंपल लैंग्वेज में आपको मैं बताऊं तो जॉन्डिस का मतलब होता है कि आपके शरीर में बिलीरुबिन की मात्रा का बढ़ जाना। बिलीरुबिन क्या है? बिलीरुबिन एक पिगमेंट है जो कि लिवर से निकलता है। जब ये शरीर में जरूरत से ज्यादा बढ़ जाता है तो आपके हाथ पैर ये सब पीले होने लगते हैं और इसी को पीलिया या जॉन्डिस कहा जाता है। ये हुआ सिंपल लैंग्वेज में। अब थोड़ा सा समझ लेते हैं कि बिलीरुबिन आफ्टर ऑल है क्या। उसके लिए हम वापस बेसिक से स्टार्ट करेंगे। हमारा जो ब्लड है, हमारा मतलब हम सबका जो ब्लड होता है, उसमें दो पार्ट होते हैं। एक तो होता है पानी वाला पार्ट जिसको हम प्लाज्मा कहते हैं, और दूसरा पार्ट होता है जिसके अंदर सेल होती हैं, आरबीसी होती हैं, डब्ल्यूबीसी होती हैं, प्लेटलेट्स होते हैं। ये सारी जो चीज़ें होती हैं जो ठोस रहती हैं, ठीक है, इनको सेल बोल सकते हैं। ये वाली जो चीज़ें हैं, जो पानी है, उसको प्लाज्मा बोला जाता है। अब जो सेल होती है उसमें मेनली दो टाइप की सेल होती हैं, एक आरबीसी और एक डब्ल्यूबीसी। आरबीसी वो सेल हैं जिसकी वजह से हमारा ब्लड का रंग लाल होता है। आरबीसी रेड कलर की सेल होती है और यही हमारे खून को लाल रंग प्रदान करने का काम करती है। आरबीसी जो है, आरबीसी के अंदर एक और कंटेंट होता है, उसको कहा जाता है हीमोग्लोबिन। जो आप बोलते हो ना कि खून कितने मात्रा में है, 12% खून है मेरा, तो 12 पॉइंट खून है, 10 पॉइंट खून है। जब जनरली लोग ये बात करते हैं कि खून कितने पॉइंट है, तब वहां पर इसी आरबीसी के बारे में, और आरबीसी भी नहीं तो एक्चुअली इसी हीमोग्लोबिन के बारे में लोग बोल रहे होते हैं। अगर कोई व्यक्ति बोले ना कि आपका 12 पॉइंट खून है, तो वहां पर खून 12 पॉइंट नहीं होता है, उसका मतलब होता है कि आपका जो हीमोग्लोबिन है वो 12 पॉइंट है। ठीक है, वहां भी पॉइंट जनरली लोग बोल देते हैं, पॉइंट उसकी यूनिट नहीं है, पर ठीक है, आपके लिए समझने के लिए इतना काफी है। कोई बोल रहा है कि हमारा 10 पॉइंट खून है, 9 पॉइंट खून है, केवल 4% ही खून रह गया हमारा। तो जब भी लोग ऐसी बातें करते हैं तो उसका सीधा मतलब ज्यादातर केस में यही होता है कि वो जो आरबीसीज हैं और आरबीसी के अंदर जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन की मात्रा वहां पर वो बता रहे होते हैं। हीमोग्लोबिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये हमारे शरीर में मुख्य रूप से ऑक्सीजन को लाने ले जाने का काम करता है। यदि आपके शरीर में हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा तो ऑक्सीजन ले जाने के लिए जो साधन है वो नहीं रहेगा, ऑक्सीजन आपके शरीर में नहीं पहुंच पाएगी, तब आपको ऑक्सीजन की कमी के जो भी लक्षण होते हैं वो सारे लक्षण आएंगे। कमजोरी, थकावट महसूस होगी और बहुत बुरी कंडीशन हो गई तो डेथ भी हो सकती है। हीमोग्लोबिन मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली लोग हीमोग्लोबिन के बारे में ध्यान नहीं देते। वैसे यदि हीमोग्लोबिन कैसे बढ़ता है, कितने टाइप से कम हो सकता है, बाकी सारी चीज़ें आपको समझनी है तो उसके लिए मैं ऑलरेडी वीडियोस बना चुकी हूँ। प्लीज़ पुराने वीडियोस ज़रूर देखिएगा, वो मेरे दिल के ज़्यादा फेवरेट हैं कंपेरिजन में। मुझे हीमोग्लोबिन डिसऑर्डर में ज़्यादा इंटरेस्ट है। भारत के हर व्यक्ति का जो हीमोग्लोबिन है ना, कम से कम 11-12 पॉइंट होना चाहिए, लेकिन होता नहीं है, ये अलग बात है। अब वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर। अब ये जो हीमोग्लोबिन है, ये दो चीज़ों से मिलकर बना है, एक होता है हीम, दूसरा होता है ग्लोबिन। अब हमारे शरीर में क्या है, संसार में जो भी चीज़ पैदा हुई है कभी ना कभी तो मरेगी, हर चीज़ कभी ना कभी मरेगी। तो ये जो आरबीसीज हैं, ये आपकी बोन मैरो से पैदा होती हैं। बोन मैरो मतलब हड्डियों के अंदर से पैदा होती हैं, लेकिन कभी ना कभी मरती भी हैं। मरती कहाँ पर है? प्लीहा में जाकर, स्प्लीन में जाकर मरने का काम होता है इनका। पूरे दिन अपना इन्होंने काम वाम किया, फिर जब ये खत्म होने की डेथ, इनका टाइम आ गया, जब ये पूरी तरीके से मैच्योर हो गई, अब इनको खत्म हो जाना चाहिए, तो ये प्लीहा में चली जाती है। प्लीहा में जाकर इनकी डेथ हो जाती है। डेथ हो जाती है तो आरबीसी के अंदर का जो हीमोग्लोबिन है वो टूट जाता है, और क्या बनता है? एक तरफ बनता है हीम, एक तरफ बनता है ग्लोबिन। ग्लोबिन हमारे शरीर का एक पार्ट है, एक तरीके का प्रोटीन होता है, इसलिए उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं। ये जो हीम बचा, ये इंपॉर्टेंट है। आरबीसी टूटी तो आरबीसी के अंदर का जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन अब बाहर आ गया। हीमोग्लोबिन भी दो भागों में टूट गया, एक भाग हो गया हीम, दूसरा भाग हो गया ग्लोबिन। ग्लोबिन जो हो गया, उसको, वो हमारे शरीर का हिस्सा है, उसको जाने तो एक तरीके का प्रोटीन होता है, उसके बारे में हम यहाँ बात नहीं करेंगे। जो हीम है, ये आयरन होता है एक तरीके से, वही आयरन जो बाहर है, जिससे आपकी कुल्हाड़ी बन रही है। जो लोहा है ना, आयरन मतलब लोहा, तो ये लोहे का जो कंपाउंड होता है ना, वो होता है
ठीक है, हीमोग्लोबिन के अंदर, हीम के अंदर। अब ऐसा मत करिएगा कि बाहर आप लोहा खाना चालू कर दो, दोनों एक ही चीज है लेकिन फिर भी दोनों में अंतर है ना। ऐसा नहीं करना कि लोहे की कील खाना चालू कर दो, बोले हीमोग्लोबिन कम है तो लोहे की कील खा ली तो कुछ और दिक्कत हो जाए, ऐसा नहीं करना है ना। कंपोजिशन थोड़ा मतलब मेटल एक ही है, ये समझ लो, अंदर भी आयरन है बाहर भी आयरन है। अब ये जो आयरन होता है, जो हीम पार्ट है, ये भी तो टूटेगा। हीम के ऊपर एक अलग अलग प्रकार के एंजाइम काम करते हैं और उससे जो आयरन है उसको निकाल देते हैं, और उसके बाद जो बचता है वो एक तरीके का पिगमेंट बचता है जिसको बिलीवर्डिन कहा जाता है। इस बिलीवर्डिन के ऊपर फिर से कुछ दूसरे एंजाइम काम करते हैं और फिर बिलीरुबिन को पैदा करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया इतना। बिलीरुबिन यहाँ से पैदा हुआ। अब ये जो बिलीरुबिन है ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक होता है, हद से ज़्यादा नुकसानदायक होता है। अगर बिलीरुबिन सीधे आपकी हड्डियों पे, हाथ पैरों पे, नाक, लंग्स में, हार्ट पे, कहीं पर भी इकट्ठा हो जाए, प्रिसिपिटेट हो जाए, जम जाए, तो ये इसको बहुत 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 ज़्यादा नुकसान पैदा कर सकता है। इसीलिए इसी बिलीरुबिन को शरीर से बाहर निकालने के लिए एल्ब्यूमिन नाम का एक प्रोटीन होता है जो काम करता है। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं, जो बिलीरुबिन है वो बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। अब ये नुकसानदायक है और इसकी एक प्रॉपर्टी होती है, सॉरी बताना भूल गई। बिलीरुबिन जो होता है ना, ये घुलता नहीं है पानी में, पानी में इनसोल्युबल होता है। जैसे कि कंकड़ पत्थर को अगर आप पानी में डालोगे तो क्या घुलेंगे? नहीं घुलेंगे ना। नदी के अंदर कंकड़ होते हैं, वो पानी में बहते जाएंगे लेकिन घुलेंगे नहीं कभी भी। तो ऐसे ही जो बिलीरुबिन है ये पानी के अंदर घुलता नहीं है। शरीर के अंदर पानी कहाँ आया? ब्लड है ना। ब्लड भी एक तरीके से पानी से ही मिलके बना हुआ है ना। जो प्लाज्मा है उसमें पानी का भी कुछ मात्रा होती है कि नहीं। तो ये जो बिलीरुबिन है ये पानी में या प्लाज्मा में या ब्लड में घुलता नहीं है। अब घुलेगा नहीं तो नुकसान पैदा करेगा। इसलिए एक प्रोटीन होता है बॉडी का, वो एल्बुमिन होता है। एल्बुमिन क्या करता है? इस बिलीरुबिन से दोस्ती कर लेता है। बिलीरुबिन बाहर का है, हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा रहा था, तो हमारे शरीर के एक प्रोटीन ने थोड़ी सी स्मार्टनेस दिखाई और बोला चलो हम तुमसे दोस्ती कर लेते हैं। अब ये बिलीरुबिन एल्बुमिन के साथ में जुड़ गया। एल्बुमिन बड़ा समझदार है, इंटेलिजेंट है और हमारे शरीर का पार्ट है। ये इसको जोड़ के रख लेता है। जब जोड़ के रख लेता है तो ये आराम से घुल जाता है और शरीर में नुकसान नहीं पहुंचाता। एक तरीके से मान लो ना, कभी कोई दंडी बच्चा होता है और पुलिस उसको पकड़ने आती है तो उसका एक गार्जियन बन जाता है ना कि रुको रुको हम संभाल लेंगे इसको, तुम छोड़ दो। तो बस वही वाली बात है कि ये जो दंडी बच्चा है वो बिलीरुबिन है, हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है। तो गार्जियन बनके एक एल्बुमिन नाम का प्रोटीन है जो आ जाता है, उसके साथ दोस्ती कर लेता है, फिर ये नुकसान नहीं पहुंचाता और इजीली हमारे ब्लड में घूमता रहता है। अब ये दोनों आपस में हाथ मिलाए पूरे शरीर में घूमते हैं। पूरे शरीर में घूमते 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 स्प्लीन से निकलेंगे और फिर पूरे शरीर में घूमते घूमते अल्टीमेटली लिवर में पहुंच जाते हैं। लिवर में आने के बाद एल्बुमिन इसको छोड़ देता है कि भाई अब तो हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक हो, तुम यहाँ से बाहर निकल जाओ। एल्बुमिन वहां से अलग हो जाता है। जो बिलीरुबिन है ये लिवर के थ्रू, लिवर और गैल ब्लैडर के थ्रू इंटेस्टाइन में आ जाता है। इंटेस्टाइन से स्टूल के माध्यम से और यूरिन के माध्यम से, यानी कि मल के और मूत्र के माध्यम से शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। ये होती है पूरी फिजियोलॉजी। अब किसी भी कारण से XYZ, किसी भी कारण से आपके शरीर में बिलीरुबिन की मात्रा जरूरत से ज्यादा होने लगे, उसी को जॉन्डिस कहा जाता है। ठीक है, अब ये जरूरत से ज्यादा क्यों हो सकती है? या फिर आरबीसी है वो बहुत ज्यादा टूट रही हैं, आरबीसी मैच्योर ही नहीं हो पा रही है, उससे पहले थोड़ी अधकच्ची सी अधपक्की सी हैं वो बहुत ज्यादा खत्म होने लगे। कोई ऐसी बीमारी फैल जाए जिससे आरबीसी बहुत ज्यादा डिस्ट्रॉय होने लगे, हद से ज्यादा खत्म होने लगे। अब आरबीसी हद से ज्यादा खत्म होंगी तो हीमोग्लोबिन हद से ज्यादा होगा, हीमोग्लोबिन हद से ज्यादा होगा तो हीम हद से ज्यादा होगा, हीम हद से ज्यादा होगा तो बिलीरुबिन हद से ज्यादा पैदा होगा, हद से ज्यादा बिलीरुबिन होगा, एल्बुमिन इतना है नहीं, कितना दोस्ती करेगा, तो वो पूरे शरीर में घूमता रहेगा और आपको पीलिया पैदा करेगा। तो ये होता है पहला कारण। दूसरा कारण हो सकता है कि स्प्लीन पागल हो जाए। आरबीसीज तो उतनी ही है, स्प्लीन पागल हो गई है, वो सारी आरबीसीज को तोड़े डाल रही है, हर आरबीसी को तोड़े डाल रही है। स्प्लीन पागल हो जाए मतलब स्प्लीन की साइज बढ़ जाए, कोई ऐसी बीमारी हो जाए जिससे स्प्लीन साइज बढ़ जाए, इसको स्प्लीनोमेगाली कहा जाता है। उसमें भी आपकी शरीर में जॉन्डिस पैदा हो जाएगा। तीसरा कारण है कि आपके शरीर में न्यूट्रिशन की कमी है। न्यूट्रिशन की कमी है मतलब प्रोटीन की कमी है, प्रोटीन की कमी है मतलब एल्बुमिन की कमी है। एल्बुमिन एक तरीके का प्रोटीन होता है। अब एल्बुमिन ही था जो कि बिलीरुबिन के साथ दोस्ती कर रहा था और उसको उद्दंडी प्रवृत्ति से रोक के रखा हुआ था। अब आपके शरीर में डाइजेशन की कमी है या आपको खाना नहीं मिल रहा है या कुछ भी बीमारी है जिसकी वजह से आप जो कुछ भी खा पी रहे हो वो आपके शरीर को नहीं लग रहा है और आपके शरीर में प्रोटीन की कमी हो रही है, और स्पेसिफिकली एल्बुमिन नामक जो प्रोटीन है उसकी कमी हो रही है। अब प्रोटीन की कमी हो जाएगी तो दोस्ती करने के लिए प्रोटीन है ही नहीं, एल्बुमिन है ही नहीं, तो ये बिलीरुबिन उद्दंडी प्रवृत्ति का पूरे शरीर में घूमेगा और आपको पीलिया पैदा करेगा। ठीक है,
चौथा कारण क्या हो सकता है? एल्बुमिन तो सही है, आरबीसी भी सही है, आपका स्प्लीन भी सही है, लेकिन जो लिवर है जिसका काम है इसे इंटेस्टाइन में धकेलना, इसका काम होता है लिवर का कि ये ज़्यादा जो पीलिया इकट्ठा हो गया है उसको इंटेस्टाइन में धकेले, लेकिन वो लिवर प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा है। लिवर के पास उतना कैपेसिटी नहीं है, लिवर के अंदर कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है, कोई स्टोन डेवलप हो गया है, किसी भी कारण से लिवर इस बाइल के साथ में मिले हुए इस बिलिरुबिन को इंटेस्टाइन में नहीं धकेल पा रहा है। ऐसी कंडीशन में भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बिलिरुबिन बढ़ जाएगा। बिलिरुबिन बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? पीलिया हो जाएगा, जॉन्डिस हो जाएगा। ये 4 प्रकार के आपके पीलिया के कारण होते हैं। अब ये मैंने चारों प्रकार के कारण आपको समझा दिए। समझाने का मेन कारण यही था कि कई बार लोग क्या करते हैं, पीलिया होते ही लिवर की मेडिसिन लेना चालू कर देते हैं, और लिवर की जितनी मेडिसिन होती है उसमें ज़्यादातर आयुर्वेदिक प्रकार की मेडिसिन होती है। अब बीमारी लिवर की है ही नहीं, हो सकता है बीमारी हड्डियों की हो, हड्डी हद से ज़्यादा आरबीसी बना रही है, हद से ज़्यादा आरबीसी बनेगी तो हद से ज़्यादा आरबीसी टूटेगी, हद से ज़्यादा आरबीसी टूटेगी तो हद से ज़्यादा बिलिरुबिन पैदा होगा। हो सकता है बीमारी हड्डियों की हो और आप बिना मतलब में लिवर की मेडिसिन लेके जा रहे हो। ये भी हो सकता है कि आपके शरीर में आरबीसी ज़्यादा टूट रही हैं किसी कारण से, आरबीसी के अंदर प्रॉब्लम है, तब भी आप बिना मतलब में लिवर वाली मेडिसिन खा रहे हो। कई बार स्प्लीन बढ़ी हुई है, स्प्लीन जिसका काम था कि वो आरबीसी को तोड़े, वो हद से ज़्यादा बढ़ी हुई है। ऐसी कंडीशन में भी आपको जॉन्डिस हो जाएगा। ये भी कारण हो सकता है कि आपके शरीर में प्रोटीन ही नहीं है, उद्दंडी जो बिलिरुबिन है उसके साथ दोस्ती करने के लिए एल्बुमिन चाहिए था। अब आपके शरीर में प्रोटीन की कमी है, प्रोटीन की कमी है तो एल्बुमिन नहीं है, एल्बुमिन नहीं है तो ये उद्दंडी प्रवृत्ति का जो बिलिरुबिन है वो शरीर में घूम रहा है आपके। तो यहाँ पर भी यदि आप लिवर टॉनिक लोगे तो आपको काम नहीं करेगा। और लास्ट कारण हो सकता है कि लिवर प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा हो। तो ये सारे कारण होते हैं आपके शरीर में बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ने के। बिलिरुबिन की जब मात्रा बढ़ जाती है इसी को जॉन्डिस कहा जाता है, उसी को पीलिया कहा जाता है। बहुत सारे लोग पीलिया के बारे में बहुत अलग अलग प्रकार की होम रेमेडीज बताते हैं। तो यदि इतना सब आपने समझ लिया तो अब आपकी ड्यूटी है कि आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि पीलिया की कौन कौन सी होम रेमेडीज के बारे में आपने सुना है। कोई भी आपने आयुर्वेदिक नुस्खा पढ़ा हो जो आपको लगता है पीलिया में काम करेगा तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए। मैं कोशिश करूंगी उसको अच्छे से पढूं और उस होम रेमेडीज से रिलेटेड या उस नुस्खे से रिलेटेड प्रॉपर गाइडेंस आपको प्रोवाइड करूं। ज़्यादातर नुस्खे आयुर्वेद वाले होंगे, ऑब्वियस है, तो मैं उस पर आपको थोड़ा सा गाइड कर सकती हूँ। अब आगे एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ जो मैंने शुरू में बोला था कि झोला छाप नहीं, वो जो झाड़ फूंक वाले जो लोग होते हैं वो पीलिया झाड़ते कैसे हैं। अब ये जो बिलिरुबिन है ये येलो कलर का होता है और थोड़ा सा एसिडिक प्रवृत्ति का पिगमेंट है, एसिडिक होता है ये, इसका नेचर जो होता है वो एसिड वाला होता है। दूसरा, इसकी प्रवृत्ति होती है सेल के अंदर प्रिसिपिटेट होने की। प्रिसिपिटेट का मतलब होता है तलछट में जम जाना। जैसे पानी के अंदर गंदगी होती है तो कैसे अगर आप पानी को रख दो तो नीचे गंदगी जम जाएगी, इसको होता है प्रिसिपिटेट होना। अब इसकी प्रवृत्ति होती है, प्रिसिपिटेट हो जाता है और ये जो छोटी छोटी सेल होती है ना उसके अंदर जम जाता है। अब छोटी छोटी सेल कौन सी होती है? आपके हाथ पैरों की यहाँ की। जब भी पीलिया होगा तो ये आपके पीले पीले पड़ने लगते हैं, आपके नाखून पीले पड़ने लगेंगे, आपके होठ पीले पड़ने लगेंगे, तलवे पीले पड़ जाते हैं। ये पीलिया का सिम्टम होता है स्टार्टिंग का, ठीक है। अब ये लोग जो लोग झाड़ फूंक वाले लोग करते हैं वो क्या करते हैं, आपके हथेलियों को चूने के पाउडर में, जो चूना होता है ना उसमें गला के ऐसे रखते हैं, ठीक है, ऐसे रख देते हैं चूने में, और उसके बाद ऐसे मंत्र पढ़ पढ़ के ऐसे ऊपर से नीचे हाथ फेरते हैं। अलग अलग प्रकार के ओम बूम 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 बाम करेंगे और फिर ऐसे करके हाथ फेरेंगे आप पे। कुछ लोग और ज़्यादा उसको बड़ा दिखाने के लिए ऊपर से लेकर नीचे तक ऐसे हाथ फेर सकते हैं, कुछ भी करके ऐसे मंत्र फेरेंगे आपको दिखाने के लिए, और फिर उसके बाद आपका जो चूने का पानी है वो पीले कलर का हो जाएगा और वो आपसे बोलेंगे आपका पीलिया उतर गया। ऐसी कंडीशन में क्या होता है ना, देखिए जब वो ऐसे हाथ फेरते हैं आपके ऊपर तो ब्लड का फ्लो नीचे की तरफ होता है, ठीक है, ब्लड का फ्लो नीचे की तरफ होगा, और वो जो बिलिरुबिन है वो ऑलरेडी आपकी हथेली में, नाखूनों में जमा रहता है। यहाँ से वो बाहर निकल सकता है क्योंकि वो परमिएबल होता है, थोड़ा सा अल्प मात्रा में, पूरा नहीं निकलेगा, थोड़ा मात्रा में। तो यदि आप झाड़ फूंक वाले के पास भी नहीं जाओ, यदि खुद भी ये प्रयास करो कि घर पे यदि आपको बहुत ज़्यादा पीलिया है, बहुत ज़्यादा आपका बिलिरुबिन बढ़ा हुआ है, तो यदि आप चूने के पानी में अपने हाथ पैर को डुबा के रखो तो आपका जो जॉइंडिस है, जो पीलिया है, वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। थोड़ा सा 19-20 का अंतर आएगा उसमें, और डेफिनेटली आ जाता है, बहुत ईजिली आ जाता है। अगर आप उनके पास नहीं जाना चाहो,
मैं कई बार कुछ पेशेंट को भी बताती हूँ कि अगर हद से ज़्यादा जॉइंटिस बढ़ा हुआ है तो तुरंत के रिलीफ के लिए आप ऐसा कर भी सकते हो कि जो चूना है उसको पूरे शरीर में लेप कर लो। चेहरे पे मत करना, नहीं तो जल जाओगे, आंख में नहीं डालना है, पूरे शरीर पे लेप कर लो और 15 मिनट के बाद ठंडे पानी से नहा लो। ठंडा मतलब नॉर्मल रूम टेम्परेचर का पानी। उससे भी यदि आपका बिलिरुबिन बढ़ा हुआ है तो थोड़ा सा 19-20 का कम हो जाएगा। और जो वो जो होते हैं झाड़ फूंक वाले, वो इसी टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। ये वाली जो टेक्निक है साइंटिफिक है ऑलरेडी। अगर आप किसी मंत्र के साथ करोगे तो भी काम करेगी, बिना मंत्र के करोगे तो भी काम करेगी। तो इसको ध्यान रखिए ना, वो कोई जादू टोना नहीं कर रहे हैं वो आपको, और ये कोई ट्रीटमेंट भी नहीं है। इससे केवल थोड़ी देर के लिए आपको आराम मिल जाएगा, लेकिन 2 या 3 दिन के बाद में आपका जो बिलिरुबिन का लेवल है वो वापस उसी कंडीशन में आ जाएगा। एक चीज और मुझे बतानी थी कि पूरा आइडिया आया कैसे। संडे के दिन सुबह 9 बजे मैं लाइव करती हूँ, है ना। मेरा कोशिश करती हूँ हफ्ते में एक दिन संडे को सुबह 9 से 10 के बीच में लाइव सेशन करूँ। लाइव सेशन के दौरान किसी व्यक्ति ने सवाल पूछा था कि गिलबर्ट सिंड्रोम के बारे में बताइए। गिलबर्ट सिंड्रोम ये एक प्रकार का एक बीमारी होती है, एक सिंड्रोम होता है जिसमें व्यक्ति के जीन में कुछ म्यूटेशन हो जाता है, जिसकी वजह से उसे हल्का सा पीलिया बना रहता है हमेशा। यानी कि सीरम बिलिरुबिन की जो मात्रा है वो नॉर्मल से थोड़ी सी ज़्यादा हमेशा बनी रहती है। ये कोई इतनी बड़ी बीमारी नहीं है कि जिसके बारे में पूरा वीडियो बनाया जाए या कुछ जानकारी एक्स्ट्रा दी जाए। ये एक सिंपल सा सिंड्रोम है। इसमें केवल पेशेंट को इतना ही होता है कि उसका जो सीरम बिलिरुबिन है वो थोड़ा सा बढ़ा हुआ निकलेगा, लेकिन ये एसिम्प्टोमेटिक डिसऑर्डर है। इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं आती है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको गिलबर्ट सिंड्रोम है तो आपको कोई और बीमारी आएगी। हाँ, जिसको पता चल जाता है वो जरूर बहाने मारता है। मैंने कई लोगों को देखा है, उनके दिमाग में बना रहेगा कि हमारा सिर दर्द करता है, क्यों? क्योंकि हमें 12 महीने पीलिया रहता है। कुछ लोग बोलेंगे हमारा पढ़ने में मन नहीं लगता क्योंकि हमें 12 महीने थोड़ा सा पीलिया बना रहता है। ऐसा कुछ नहीं होता। गिलबर्ट सिंड्रोम एक एसिम्प्टोमेटिक डिसऑर्डर है। इसमें बहुत ही हल्की मात्रा में सीरम बिलिरुबिन थोड़ा सा बढ़ा हुआ रहता है। ज्यादा बढ़ जाएगा तब आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, अदरवाइज 19-20 का जो अंतर रहता है ना, उसमें कोई प्रॉब्लम आती नहीं है, कोई दिक्कत आती नहीं है। तो आपको अननेसेसरी सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। ये सारा वीडियो आपको कैसा लगा, जानकारी कैसी लगी, प्लीज कमेंट करके बताइएगा और नुस्खा जरूर बताइएगा, प्लीज शेयर करिएगा। जो भी आपने नुस्खे सुन रखे हैं, होम रेमेडी सुन रखी है पीलिया के ट्रीटमेंट के लिए, आयुर्वेद वाले करिएगा, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड बी हैप्पी। गुड बाय।